नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आप लोगों को अभी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का आपको जो मिड टर्म का भी एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका मैं आप लोग को जो है पूरा पेपर का आंसर की आप लोग को देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। कौन कौन से सवाल आप लोग के सही हैं और कौन से सवालों में आपको किस तरह से आप लोग को उसके अंदर लिखना था, तमाम चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा वीडियो जो बड़ी नहीं है होगी। आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को क्वेश्चन पेपर अपना खोलकर आप लोग को चेक करना है कि आपने कौन कौन से आंसर को मतलब टिक किया है। आप लोग मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग आखिरी में जाकर के जो है मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। चलिए फिर शुरू करते हैं। पेपर काफ़ी अच्छा आया था, पेपर कोई टफ नहीं था, बहुत अच्छा पेपर आया था। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने अच्छा पेपर किया होगा। चलिए दोस्तों, आपका 80 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का पेपर था आप लोगों का। तो देखिए, शुरू करते हैं पहले वाले सवाल से कि स्टार्टिंग के आप लोग के जो क्वेश्चन थे वो 1 से लेकर के 12 तक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। तो पहला सवाल बहुत ईजी पूछा गया है कि भाई भारतीय संविधान कब लागू किया गया है। तो हर बच्चे को जो है पता होगा इसका आंसर। तो कब किया गया था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि भाई संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था। भाई हमारे संविधान को बनाने के लिए कई सारे सदस्यों ने योगदान दिया था, तो उन तमाम सदस्यों का जो है कैसे चुनाव किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1947 में स्थायी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि भाई अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने जो है सिग्नेचर किया था। तो भी जब हमारा संविधान पारित हो चुका था, है ना, तो उस पर कितने लोगों ने जो है सिग्नेचर किया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 284 सदस्यों ने जो है सिग्नेचर किया था। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 बोलता है कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो ये चीज़ हम लोगों ने ग्रहण कहाँ से की? अमेरिका के संविधान से दोस्तों। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका का संविधान। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी दोस्तों? तो हम लोग को पता है कि भाई हमारे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने जो है मौलिक अधिकारों की जो घोषणा की मांग की थी। ठीक है, तो कब की थी उन्होंने? तो उन्होंने जो मांग की थी वो की थी आपकी 1928 के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1928। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, आप लोगों से अभिकथन और कारण वाले सवाल पूछे थे प्रश्न नंबर 6 के अंदर। तो देखिए पहला कथन क्या दे रखा है कि भाई दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 लागू हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। अगर आप लोग किताब के अंदर देखोगे या फिर आप लोग अगर गूगल पे सर्च करोगे तो 1996 के अंदर ये संविधान बना था, लेकिन इम्प्लीमेंट यानी लागू कब हुआ था? 1997 के अंदर। ठीक है, हाँ, ये आपका नेल्सन मंडेला जी के टेन्योर में, उनके शासनकाल में संविधान बनाया गया था। तो कथन जो है वो गलत है। अब इसका कारण देख लीजिए। कारण क्या बोलता है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान संभवतः दुनिया का सबसे कम अधिकार देने वाला संविधान है। ये भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि नेल्सन मंडेला जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर कितना बड़ा संघर्ष किया अधिकारों के लिए। जो वहाँ पर अश्वेत लोग थे उनके अधिकारों के लिए उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी। तो जब वो प्रधानमंत्री अपने अपने देश के सर्वोच्च बने तो उन्होंने जब संविधान लिखा तो उसके अंदर भर भर के सबको अधिकार दिए थे। तो अधिकार कम नहीं थे, अधिकार बहुत ज़्यादा दिया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? बोथ स्टेटमेंट क्या होगी? गलत हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए कि भाई कहाँ गए? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए भाई 2 मिनट। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होना चाहिए 2 मिनट बच्चों, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसके अंदर। इसका राइट आंसर होगा, हाँ देखिए, इसका राइट आंसर क्या है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ और दक्षिण अफ्रीका का संविधान संभवतः दुनिया का सबसे कम अधिकार देने वाला। इसका जो है ऑप्शन, ये जो कथन है ना, कथन इज ट्रू, कथन ठीक है, सॉरी, कथन जो इसका ठीक है, लेकिन जो कारण दे रखा है ना कि सबसे कम अधिकार दिए गए, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों कि भाई अभिकथन ए सही है लेकिन कारण क्या है दोस्तों? गलत है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन सी यानी ग टिक किया होगा उसका ठीक है। 96 के अंदर ही दोस्तों जो है लागू हो गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। तो आप लोग को बताना है कि लोकतंत्र के उदाहरण कहाँ से माने जाते हैं। ये
यानी सवाल बोल रहा है कि भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप लोगों ने जानते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसके अंदर जनता जो है डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट करती है किसी भी डिसीजन के अंदर, ठीक है। भारत के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम लोग इलेक्शन के माध्यम से जो अपने नेताओं को चुनते हैं। तो ये कहाँ से चीज़ ग्रहण की गई थी? तो ग्रहण की गई थी आपकी यूनान के अंदर। यूनान के अंदर ऐसा होता था दोस्तों, प्राचीन यूनान, ग्रीक्स वगैरह के अंदर ऐसा चीज़ें होती थी, ठीक है, कि जनता जो है खड़ा होकर के अपने नेता से सवाल पूछती थी, डिसीजन लेती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 कि भाई छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है, इसे किस अधिकार के तहत जो है खत्म किया गया था? तो आप लोग को पता होना, छुआछूत यानी गैर बराबरी को जन्म देता है, और गैर बराबरी को तोड़ने के लिए भारतीय संविधान के अंदर कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो समानता का अधिकार। अनुच्छेद कितने से लेकर कितने दोस्तों? 14 से लेकर 18 के बीच में। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अनुच्छेद आर्टिकल 17 जो है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत करता है, ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, प्रश्न नंबर 8 का। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में कि भाई जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति एक पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसे कोई कानूनी हक नहीं, तब न्यायालय उसे किस आदेश के द्वारा जो है पद कार्य करने से रिक्त कर सकता है? तो आप लोगों ने जो है पढ़ा है कि भारतीय संविधान के अंदर जो है बहुत सारे क्या दे रखे हैं दोस्तों, बहुत सारे जो है आपको रिट जारी कर रखे हैं। क्या जारी कर रखे हैं दोस्तों? रिट, है ना। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों अधिकार परीक्षा आदेश, ठीक है। तो कोर्ट जो है अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो जारी करता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा आदेश, ऑप्शन नंबर डी। फिर दोबारा देखिए प्रश्न नंबर 10 के अंदर अभिकथन और कारण दे रखा है। देखिए कथन क्या बोलता है कि भाई 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है कि लोकसभा चुनाव 1984 में 90% से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि आप लोग किताब में भी देखोगे तो वहां पर लिखा 80% से अधिक, कहीं नहीं लिखा कि 90% से अधिक लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका केवल अभिकथन ठीक है और जो है कारण गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि अभिकथन सही है लेकिन कारण क्या है? गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जो है सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है सरकार का प्रधान होता है, ठीक है। वो जो गवर्नमेंट होती है उसका चीफ होता है, उसका सुप्रीम लीडर होता है, ठीक है। राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्य का प्रधान तो आपका गवर्नर होता है। विपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो कोई दूसरा होता है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान नहीं होता दोस्तों, ठीक है। हाँ, राज्य और सरकार का प्रधान आपका राष्ट्रपति होता है। तो ठीक है, ये वेग स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट होनी नहीं चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार का प्रधान होता है केवल प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, और जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हम लोग को पता है कि भाई जो मंत्री परिषद होता है, ये जो मंत्रिमंडल होता है, उसका प्रमुख कौन होता है? उसका प्रमुख अगर आप लोग किताबी भाषा में समझना चाहोगे तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल बनाया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद वो किसकी बात मानता है? प्रधानमंत्री की बात मानता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 74, ठीक है। राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए जो है एक मंत्री परिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का अनुच्छेद 74। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 के 12 MCQ सवाल को देख लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों 2-2 नंबर वाले सवालों के बारे में। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या सिंपल सवाल है, भारतीय संविधान कैसे बना? तो आप लोग को पूरा जर्नी बताना है कि किस प्रकार से जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, और जो है 1947 के अंदर हर प्रांत से जो है नेता चुन करके आए थे संविधान सभा के अंदर, है ना। आप लोग को अभी भी बता सकते हो कि भाई संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो आप वो बता सकते हो। फिर स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, वो आप वो बता सकते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, है ना। इस तरह से आप लोग तमाम चीज़ें बात कर सकते हो कि भाई संविधान किस तरह से बना, बहसें खूब चली। तो इस पर आप 2 नंबर का सवाल है तो आप लोग इस पर कम ही आपको लिखना चाहिए। फिर अगला सवाल प्रश्न नंबर 14 बोलता है कि भाई मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से कैसे भिन्न है। तो आप लोग जो है बता सकते हो कि भाई मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है। इनके टूटने पर आप अदालत के अंदर अपील कर सकते हो। इसके अंदर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फिर उसके बाद में अन्य अधिकारों से आप बता सकते हो, जैसे कि आपका नीति निर्देशक तत्व हो गए, या फिर आपके संवैधानिक अधिकार हो गया, फिर मौलिक कर्तव्य हो गए। उनसे ये बहुत भिन्न है, ठीक है, क्योंकि ये राजनीतिक अधिकार है। इनका अगर आप कोई हनन करता है, शोषण करता है, तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं अपने अधिकारों को डिफेंड करने के लिए। तो तमाम चीज़ इसके अंदर आपको डिस्कस करनी थी। प्रश्न नंबर 15 के अंदर क्या बात करनी थी आपको कि भाई प्रत्यक्ष और प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच में क्या अंतर होता है। तो आप लोग सिंपल बता सकते हो कि भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं पर सक्सेसफुल हो पाता है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जिसके अंदर जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से जो क्या करती है दोस्तों, इन्वॉल्व होती है, अपने नेता को चुनती है। लेकिन अप्रत्यक्ष के अंदर जैसे भारत जैसे बड़े देश के अंदर जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है,
तो लोग जो हैं इलेक्शन की सहायता से अपने प्रत्याशियों को चुनते हैं, वो चुन करके जो है संसद के अंदर बैठते हैं, विधानसभा के अंदर बैठते हैं और जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर ही बहुत बड़ा अंतर है। फिर प्रश्न नंबर 16 के अंदर आपको बताना था कि भाई कार्यपालिका के दो प्रमुख कार्य क्या हैं। तो भाई कार्यपालिका आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है आपकी अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी के अंदर आपके बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, केंद्रीय, प्रांतीय, ठीक है, और अस्थायी के अंदर आपके मंत्री आते हैं जिनका टेन्योर कार्यकाल 5 साल का होता है। तो स्थायी कार्यपालिका का काम होता है कि भाई विधायिका के अंदर यानी कि संसद के अंदर या फिर विधानसभा के अंदर जो भी कानून बना है उसको जमीनी स्तर पर लागू करना, ठीक है, जनता के लिए सुविधाएं बनाना। तो ये किसका काम होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना। ठीक है, तो आप लोग ये इसके अंदर बता सकते थे प्रश्न नंबर 16 के अंदर। फिर प्रश्न नंबर 17 के अंदर कि भाई विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए यानी कि जो संविधान संसद के अंदर जो कानून बनाने के लिए जो विधेयक लाए जाते हैं तो उसके संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। तो इसके बारे में आपको बताना था कि भाई किसी कितने भी समय तक जो है विधेयकों को स्टॉप करके रख सकता है। ठीक है, पॉकेट वीटो कर सकता है, वीटो कर सकता है, तो आप लोग निषेधाधिकार कर सकता है। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना था। ठीक है, आप लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 18 द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में बात करनी थी। द्विसदन का मतलब होता है जहाँ पर 2 सदन होते हैं, आपका विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग को बताना था कि क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो फ़ायदे होते हैं दोस्तों, देखिए फ़ायदे आप लोग इसके अंदर किस तरह से गिना सकते थे। जिस तरह से मान लीजिए कि विधानसभा है, विधानसभा जैसे विधानसभा हर राज्य की अपनी विधानसभा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, तो विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कानून है वो विधानसभा के अंदर डिसाइड किए जाते हैं। और विधानसभा के अंदर जो है कानून के ऊपर खूब बहस चलती है कि भाई कौन सा कानून जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, जनता के लिए बेटर होगा। तो अब जब 2 सदन रहेंगे तो एक डिबेट चलेगी आपकी विधानसभा के अंदर और एक डिबेट चलेगी आपकी विधान परिषद के अंदर। तो बेहतर से बेहतर कानून जो है ना वो अच्छी डिबेट डिस्कशन के माध्यम से जो है आपके राज्यपाल के पास जाएगा, फिर वो उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होगा। ठीक है, तो द्विसदन का फायदा ये होता है कि खूब डिबेट डिस्कशंस होता है, बेहतर से बेहतर लोग डिबेट करते हैं, वाद विवाद होता है और बेहतर से बेहतर कानून जो है वो बनते हैं। तो द्विसदन का ये फायदा होता है। फिर प्रश्न नंबर 19 खंड सी संविधान के 4 कार्य बताने थे। भाई संविधान का क्या काम होता है दोस्तों? तो संविधान आप लोग को पता है कि भाई कानूनों की वह किताब है जिसकी सहायता से देश को संचालित करने के लिए जो है कानूनों को उसके अंदर जोड़ा जाता है। तो संविधान की सहायता से जो है संविधान हम लोग को बताता है कि हमको क्या काम करना है दोस्तों। संविधान सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, संविधान जनता को अधिकार देता है, संविधान जो होता है वो जनता के बीच में तालमेल बनाता है। तो ये तमाम कार्य आप जो है लिख सकते हैं। बहुत ही ये पहले चैप्टर से ही पूछा गया है, संविधान की ओर कैसे वाले चैप्टर से। फिर प्रश्न नंबर 20 देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में कोई 4 अंतर स्पष्ट करने। तो आप लोग को पता है कि भाई सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, वो होता है। ठीक है, प्रत्याशी जीत जाता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते थे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 के अंदर आप लोग को बात करना था कि भारत को 1919 और 1935 के अधीन नियमों अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का अनुभव हो चुका था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय कार्यपालिका को चुना। संसदीय कार्यपालिका कोई 4, तो संसदीय कार्यपालिका हम लोगों ने क्यों चुना? तो आप लोग को इसके बारे में बताना था कि भाई संसदीय कार्यपालिका क्यों जरूरी है। तो भाई संसदीय कार्यपालिका इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है चुन करके संसद के अंदर जाते हैं, लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है, लोग अपने मनपसंद के प्रत्याशी को चुन करके जो है अपने भलाई के लिए संसद के अंदर भेजते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें डिबेट डिस्कशन से होती हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग को इसके अंदर डिस्कस करनी थी। फिर इसके विकल्प में दे रखा था कि अध्यक्षात्मक सरकार में और राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में आप लोग को बताना था। फिर प्रश्न नंबर 22 के अंदर आप लोग को बात करनी थी कि भारतीय संसद विधायिका सर्वोच्च है। संसद कानून निर्माण के अतिरिक्त बहुत से कार्य करती है। संसद के किन्हीं 4 संसद के आपको कार्य बताने थे कि भाई संसद का काम क्या है। संसद जो है, संसद के अंदर देश को चलाने के लिए कानून बनाया जाता है, संसद के अंदर संविधान में परिवर्तन किया जाता है, संसद के अंदर संविधान में नई चीज़ों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो संसद के आप लोग को जो है कार्य बताने थे। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछा था प्रश्न नंबर 23, भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। ठीक है, आप लोग को पता है कि भाई भारत के अंदर सबसे पहले आती है आपके सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, फिर आपका जिला न्यायालय का आता है। इस तरह से आप लोग को पिरामिड इस तरह से होता है जो आप लोग को बनाना था, है ना। उसके बाद में
इस पिरामिड में सबसे ऊपर कौन सा न्यायालय आता है, इसकी किन 3 शक्तियों के बारे में बताना। तो सबसे ऊपर आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो उसकी क्या क्या शक्तियाँ आप लोगों को बताना था। उसके बाद में इसी के विकल्प में सवाल था कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है। तो भाई आपको जो है संसद के अंदर विधेयक लाना पड़ेगा, है ना। संसद के अंदर विधेयक लाना पड़ेगा, फिर वो विधेयक जो है राज्यसभा के अंदर जाएगा, राज्यसभा के अंदर पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो इस तरह से जो है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको जो है पद से हटाया जा सकता है। तो ये था। तो इस तरह से आप लोग को ये तमाम सवालों को डिस्कस करना था। अब हम बात करते हैं खंड का। ये आप लोगों से जो है गद्यांश पे सवाल पूछा था। मैं गद्यांश नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर गद्यांश पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को सीधे आंसर बता देता हूँ। तो देखिए 24.1 संविधान सभा के कामकाज की शैली किस प्रकार की थी। तो दोस्तों लोकतांत्रिक शैली थी, ठीक है, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से जो है काम होता था। संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार क्या था भाई, क्यों इतनी लोकप्रिय थी। क्योंकि भैया निर्वाचित सदस्य गए थे। क्या थे दोस्तों, निर्वाचित लोग चुन कर गए थे, मनमाने तरीके से कोई नहीं गया था। संविधान सभा किन वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी भैया, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हर वर्ग से एक नेता चुनकर आया था, जो अपने वर्ग का जो है वहां पर नेतृत्व कर रहा था। अगला सवाल संविधान सभा में सदस्यों के बीच मतभेदों को किस प्रकार से हल किया जाता था। तो भाई विचार विमर्श की सहायता से, ठीक है, विचार विमर्श करते थे। जो बेटर बात होती थी उसको जो है रखा जाता था, उसको संविधान के अंदर लागू किया जाता था। अब आप लोग को जो है यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई नीचे भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में 4 द्विसदनात्मक ऐसे राज्य जहाँ पर 2 सदन पाए जाते हैं, विधानसभा भी विधान परिषद भी। विधायिका वाले राज्यों के नाम ABCD द्वारा चिन्हित किए गए। इनको पहचान कर उनके उत्तर आपको लिखने। तो आप लोग आसानी से देख सकते हो कि ये आपका उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ये आपका जो महाराष्ट्र है, ये आपका तेलंगाना है, एंड दिस इज योर कर्नाटका। तो आप बहुत ईजिली तरीके से जो है मैप आप लोग कर सकते हो। आप लोग को यहाँ पर लिखना था। फिर ये आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं अडल्ट वोट यानी कि जो युवा वोट है, जिनका नए नए युवा हुए थे, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, है ना, ताकि जो है उनको चुनाव के अंदर बढ़त मिल सके। तो ये इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करा है। ये बोला कि उपरोक्त कार्टून में हाथी किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो भाई जो हाथी होता है वो एक तरह से युवा, जो उस समय जो युवा थे ना, जिनके नए नए वोटर ID कार्ड 18+ हुए थे, तो उनको जो है वो दर्शा रहा है। उनका वोट जो है नेहरू जी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं युवा को। उपयुक्त कार्टून में हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता कौन है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको जो है वोट डालने का, मत डालने का अधिकार हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अडल्ट पंच राइट्स। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा 6 नंबर का। 6 नंबर वाले सवाल एक बार देख लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर वाले सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आप लोगों से पूछा गया था कि भाई भारतीय संविधान सभा की रचना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किस समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इस योजना के प्रस्ताव को विस्तार से समझाइए। तो आप लोग को बताना था कि भारतीय संविधान सभा की रचना कैसे हुई थी, कौन सा ब्रिटिश मंत्रिमंडल था जिसने जो है इस समिति को जो प्रस्ताव दिया था कि भाई भारतीय संविधान सभा का जो है रचना होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को इसके अंदर बताना था। फिर अगला इसी के विकल्प में कि भारतीय संविधान सभा उधार लिए गए सिद्धांतों का थैला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधान के अंदर कई सारी विशेषताओं को जो है हमने अन्य अन्य देशों से उधार लिया। जैसे मौलिक अधिकार हम लोगों ने USA से उधार लिया है, मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने USSR से उधार लिया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने जो है संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से ये चीज़ उधार ले रखी है। DPSP हम लोगों ने आयरलैंड से ले रखी है। तो इस तरह से जो है उधार का थैला बोला जाता है भारतीय संविधान को। फिर प्रश्न नंबर 28 था कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक या आधार माना जाता है। उपयुक्त कथन को बताना था कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में जो है भारत क्या एक सेकुलर है। यहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। लोकतंत्र का क्या है दोस्तों, प्रतीक है। तो आप लोग को इसके अंदर बताना किस तरह से जो है लोकतंत्र को मजबूत करता है। उसके बाद में इसी के विकल्प में दे रखा है कि भाई मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में कोई 3 अंतर बताने थे। तो भाई मौलिक अधिकार आप लोग को पता है भाग 3 के अंदर रखा गया संविधान के, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में रखा गया है, ठीक है। अगर इसको कोई तोड़ता है तो अदालत के अंदर जो है आप जा सकते हैं, केस कर सकते हैं। उसी की तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर रखे गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखे गए हैं। ये राज्य के एक तरह से दायित्व हैं, इनके टूटने पर आप अदालत के अंदर केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ आप लोगों को इसके अंदर डिस्कस करनी थी। फिर प्रश्न नंबर 29 क्या था कि भाई 1947 में देश की आज़ादी के समय भारत में साक्षरता दर बहुत कम थी, इसलिए हमने चुनाव व्यवस्था का सरलतम तरीका अपनाया। बदलते समय के अनुसार आज भारतीय चुनाव प्रणाली में कौन से तो आप लोग को बताना है कि वर्तमान में भारतीय चुनाव सुधार के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग सुधार जरूरी है भारतीय चुनाव के अंदर। तो आप लोग को ये आप अपने मन से बना के लिख सकते थे कि भाई क्या क्या जो है इलेक्शन में हम लोग को चीज़ों को चेंज करना चाहिए, है ना। अगला इसी के विकल्प में चुनाव और लोकतंत्र एक ही सिक्के हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भाई लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है
जब जनता जो है वोट के आधार पर अपने नेता को चुनती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। तो आप लोग को बताना है कि भाई लोकतंत्र के अंदर चुनाव बहुत जरूरी क्यों है, ठीक है। चुनाव नहीं रहेगा तो जनता अपने नेता को कैसे चुनेगी, ठीक है। बिना चुने हुए जो है लोकतंत्र बन नहीं सकता। तो आप लोग को इसी के अंदर बताना है चीज़ों को। फिर इसी के सवाल 29वां है कि सर्वोच्च न्यायालय के किन्हीं 3 क्षेत्राधिकार का बात करना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का काम क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से क्षेत्राधिकार है। पहला क्षेत्राधिकार क्या है भाई, न्याय करना। क्या करना दोस्तों, न्याय करना। दूसरा क्या है कि भाई संविधान की रक्षा करना, संविधान के अंदर कोई ऐसा कानून ना बन जाए कि जो संविधान की गरिमा को खराब करे, ठीक है। इस तरह से कई सारे काम है सुप्रीम कोर्ट। इसके विकल्प में दे रखा है भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार आज़ाद बनाया गया है, कि इन्हीं 3 बिंदुओं का जो है विश्लेषण करना है, ठीक है। कि भाई भारतीय संविधान में न्यायपालिका को मतलब क्यों इतनी आज़ादी दे रखी है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है तमाम चीज़ें। भारतीय न्यायपालिका जो है बिना किसी धर्म के, जाति के, पैसे के जो है क्या करती है दोस्तों, जस्टिस करती है, न्याय करती है, ठीक है। अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बराबर न्याय देती है, ठीक है। तो यही आप लोग को आज़ाद बना रखा है। तो ये तो आप लोग का पेपर था, बहुत कोई टफ पेपर मैं नहीं मानता हूँ। अगर कोई बच्चा पढ़ के गया होगा, पढ़ने वाला बालक होगा, और जो नहीं भी पढ़ने वाला बालक होगा, अगर उसने सवाल को ठीक से समझा होगा तो बढ़िया तरीके से लिखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई, आगे में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। मैं यहाँ पर जो है क्लास 9 से लेकर के 12 तक, 9 से 10 तक तो सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। 11-12 में जो है मैं आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए।